माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 26th अमेंडमेंट के बारे में। आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है यूट्यूब पे, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी डिफरेंट वीडियो बनाऊँ। एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जुडिशरी का क्या रोल रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, and then we'll try to create a balance between judicial restraint and judiciary activism, and then finally we'll come towards this most controversial amendment, which is the 26th amendment. ये क्यों इतना controversial रहा? Even ICJ called it that it is a blow to the independence of judiciary. ये समझा जा रहा है कि इससे जुडिशरी की विंग्स क्लिप हो गई है, उसकी इंडिपेंडेंस को कर्व करने की कोशिश की गई है। ये एक ब्लेटेंट अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि इससे जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। इवन दो जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, तो वो ये कहती है दैट दिस अमेंडमेंट इज़ वेरी नेसेसरी to empower the executive branch of the government. See, in this video we will discuss in detail that what are those amendments. Majorly अगर अभी briefly मैं discuss major changes किए गए हैं, that is in the article 175A, जिसमें चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस डिस्कस हुआ है। होते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते थे, एंड ही वुड कंटिन्यू सर्विंग टिल द एज ऑफ 65, जो उनकी रिटायरमेंट एज होती थी। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। 3 जजेस को चूज़ किया जाएगा और उनमें से फिर एक जज जो हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इन सब को बहुत कंट्रोवर्शियली देखा जा रहा है, इस पर बहुत डिबेट हुई है बिल पास होने से पहले भी। कंटेम्प्रेरी जितने भी इवेंट्स हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं और हिस्टोरिकली चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, जुडिशरी के रोल को देखें। सो गोइंग बैक टू द अर्ली ईयर्स व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तब पाकिस्तान का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उन्होंने जो लीगल सिस्टम था कॉलोनियल एरा का, ब्रिटिश के टाइम का, उसी को इनहेरिट कर दिया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 भी है। ये पाकिस्तान का प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बना अंटिल पाकिस्तान अडॉप्टेड इट्स ओन, और जितना भी लीगल स्ट्रक्चर था वो भी ब्रिटिश एरा का ही, इट वाज आल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश एरा. So it included the Supreme Court and then the high courts in each province and subordinate courts. जुडिशरी का रोल उस टाइम सिर्फ इतना था कि वो कॉलोनियल लॉज को इंटरप्रेट करे, और इसीलिए बहुत थोड़ा मार्जिन रह जाता था जुडिशरी एक्टिविज़म के लिए. जुडिशरी वाज नॉट दैट इंडिपेंडेंट, और उनकी इंडिपेंडेंस को ओवरशैडो कर रहा था द डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच विच वाज लेड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स and the bureaucrats. However, in 1951, Liaquat Ali Khan was assassinated, the Prime Minister of Pakistan, and it further made things difficult for the judiciary of Pakistan. And then in 1954, an event took place, जो एक major political test था for the judiciary of Pakistan when Ghulam Muhammad dissolved the Constitutional Assembly. और फिर इस रेजोल्यूशन को चैलेंज किया गया बाय द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली मौलवी तमीज़ुद्दीन. एक लैंडमार्क केस हुआ मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला किया और इस रेजोल्यूशन को इलीगल करार दिया. लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया. दे अपील टू द फेडरल कोर्ट, एंड देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद मुनीर upheld the resolution by invoking the doctrine of necessity. Now, this was that doctrine which haunted the judiciary of Pakistan for decades. In 1956, we saw that promulgated its very first constitution, which provided a legal framework to Pakistan and made Pakistan a parliamentary system of government. उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो तब भी ठीक नहीं हुई थी, कंटिन्यूस टर्मोइल चल रहा था, और 1958 में जनरल अयूब खान ने पावर को सीज किया थ्रू अ कू. मोहम्मद मुनीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने एक दफ़ा पहले डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को लेजिटिमाइज़ किया था, उन्होंने एक दफ़ा फिर इस मार्शल लॉ को वैलिडेट किया, again by invoking and by extending the doctrine of necessity.
1968, Pakistan experienced martial law for the very first time. Pakistan experienced the military-led government for the very first time by General Ayub Khan. And this was the time when major constitutional changes were made. सबसे बड़ा change जो था that was introduction of 1962 constitution, जिसमें parliamentary system of government को change किया गया presidential system of government में. Now in the parliamentary system of government, judiciary had independence, उसमें separation of power थी और check and balance हो सकता था. But now that the system was converted to the presidential form of government, again the judiciary role was minimized, it was limited and it was merely ceremonial. वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चैलेंज नहीं कर सकते थे, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के एक्शंस को रिव्यू नहीं कर सकते थे और एक दफ़ा फिर जुडिशरी जो थी तो वो एग्जीक्यूटिव की सब ऑर्डिनेट होके रह गई थी. 1958 से लेके 1972 तक, अयूब खान के दौर से लेके याहिया खान के दौर तक जुडिशरी ने एक फेज़ देखा ऑफ इनएक्टिविटी, ऑफ सब ऑर्डिनेशन, ऑफ सबसर्वेंस. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लैंडमार्क इवेंट्स हुए जिसको मेंशन करना ज़रूरी है. कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसमें जुडिशरी ने फिर भी इंडिपेंडेंटली फैसले किए, जैसे कि अस्मा जिलानी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब केस जो 1972 में हुआ. उसमें सुप्रीम कोर्ट अंडर चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान ने एक फ़ैसला किया और उन्होंने याहिया खान के मार्शल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और उन्होंने जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी थी उसको रिजेक्ट. बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट की तरफ. 1971 व्हेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान टुक प्लेस, पाकिस्तान से उसका एक बहुत ही अहम प्रोविंस ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया था. हमारी इंडिया के साथ 1971 में वॉर हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिले. इन द वेस्ट पाकिस्तान democratic government was restored under Zulfikar Ali Bhutto. He became the Prime Minister of Pakistan और उन्होंने पाकिस्तान को थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दिया, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो एक दफ़ा फिर फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कन्वर्ट हुआ टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक दफ़ा फिर इन जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको रिस्टोर किया गया. जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई. फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया गया. लेकिन उसके बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जुडिशरी के बीच में टेंशन्स देखने को मिलते थे. Bhutto, who wanted to consolidate power, he had a very hostile relationship with the judiciary और वो जुडिशरी की पावर्स को अंडरमाइन करना चाह रहे होते थे. वो कभी कभी बहुत कंट्रोवर्शियली जजेस को रिमूव कर देते थे जो उनको लगता था कि उनकी गवर्नमेंट के लिए ख़तरा है. और फिर एक बहुत सिग्निफिकेंट केस देखने को मिला इन 1979 द जुल्फ़िकार अली भुट्टो वर्सेस द स्टेट केस, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कन्विक्ट किया गया फॉर द मर्डर एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ. ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल केस समझा जाता है और ये कहा जाता है दैट दिस होल केस वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. अभी रिसेंटली 6 मार्च 2024 को इस केस के हवाले से एक नई रूलिंग आई थी जो कि काजी फाइज ईसा ने दी. उनके साथ 9 मेंबर्स बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की एंड दे गेव देयर ओपिनियन ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दैट वाज फाइल्ड बाय प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी. और उसमें ये कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो डेथ सेंटेंस था which was first announced by the Lahore High Court and then by the Supreme Court of Pakistan was not conducted as per the fundamental rights and the rights of free trial that are mentioned in the Constitution. Coming towards Ziaul Haq era, in 1977 Ziaul Haq imposed martial law in Pakistan and once again judiciary had to go through some major changes. Like for example, Ziaul Haq regime is marked by the Islamization of the Pakistan's political and legal system. He introduced the Federal Shariat Court and he would make sure that the Islamic principles are adopted by the Pakistan's legal system. पर्टिकुलरली जितने हाई कोर्ट्स हैं उनको फोर्स किया जाता था कि उनकी रूलिंग जो है वो ज़ियाउल हक के इस्लामिक रिजीम के एजेंडा के साथ अलाइन कर सके. So judiciary once again was subordinated to the executive.
वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही थी और उसको एक दफ़ा फिर से उसके जो इंडिपेंडेंस है उसको कर्व कर दिया गया था, उसको मिनिमाइज़ कर दिया गया था, उसके पास इतने पावर्स नहीं थे. बट regardless of all that, judiciary yet managed to give some independent rulings. Like for example, in 1977 a case took place that was Nusrat Bhutto versus the Chief of Army Staff case. और उसमें चीफ जस्टिस अनवर उल हक ने एक स्टेटमेंट दी. ऑल्दो उन्होंने ज़िया उल हक का जो मार्शल लॉ था उसको लेजिटिमेट करार दिया, उसको वैलिडेशन दी, बट स्टिल विद सर्टन लिमिटेशंस. तो ज़िया उल हक ने 10 साल तक हुकूमत की 1977 से लेकर 1988 तक. और उसके बाद पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर सिविलियन रूल एक्सपीरियंस किया गया. Pakistan saw a return of the civilian rule and it was alternating governments between Nawaz Sharif and Benazir Bhutto. अब समझा ये जाएगा कि क्योंकि सिविलियन रूल था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो जुडिशरी को एक दफ़ा फिर इंडिपेंडेंस मिली होगी, जुडिशरी बहुत एक्टिव हुई होगी और पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो प्रिवेल कर रहा होगा. बट दिस वाज नॉट द केस. Even under the civilian and democratic rule, the judiciary had to face a lot of challenges. और पर्टिकुलरली जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस थे तो उसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत इंटरफेरेंस होती थी. एंड दैट वाज व्हाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर जुडिशरी वाज आल्सो क्वेश्चन. बट देन दिस वाज द मूवमेंट विच कल्टिवेटेड इन द इनफेमस जजेस केस, जिसमें जजेस ने ये पावर लिया दैट दे वुड ओवरसी द अपॉइंटमेंट एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट दे टुक. अभी जुडिशरी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट होने ही लगी थी कि 1999 में पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ का एक्सपीरियंस किया. वंस अगेन पाकिस्तान हैड टू गो थ्रू द मिलिट्री रूल अंडर परवेज़ मुशर्रफ. इनिशियली परवेज़ मुशर्रफ को बहुत ज़्यादा जुडिशरी की सपोर्ट हासिल थी और जब उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज किया सो इट वाज वैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन ज़फ़र अली शाह वर्सेस परवेज़ मुशर्रफ केस इन 2000. बट आफ्टर दैट व्हेन ही ट्राई टू एक्सटेंड हिज रूल तो जुडिशरी असर्टिव हो गई. एंड देन वी सॉ अ फेज़ ऑफ जुडिशरी एक्टिविज़म अंडर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिसमें जजेस जो हैं तो वो चैलेंज कर रहे थे द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट केसेस, इन द करप्शन केसेस, इन द रूल ऑफ लॉ केसेस, and they were independently taking the decisions, they were overseeing the actions of executive. And then in 2007 we saw that how Pervez Musharraf attempted to remove Chief Justice Iftikhar Mohammad Chaudhry. और उसके बाद एक कंट्री वाइड मूवमेंट्स हुए, लॉयर के प्रोटेस्ट हुए लॉयर्स की तरफ से टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. And after this, Pakistan saw a different landscape, a different framework of Pakistan's judiciary system. 2008 में एक दफ़ा फिर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई. दिस वाज द टाइम व्हेन वी सॉ एन इवेंचुअल डिपार्चर ऑफ परवेज़ मुशर्रफ. और इस टाइम में जुडिशरी बहुत एक्टिव नज़र आई, जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हुए नज़र आई और एक जुडिशरी पॉपुलिज्म का एरा स्टार्ट हो गया था अंडर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी. वो डिफरेंट सेक्टर्स में इंटरवीन करते थे रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, करप्शन, यू नेम इट. और वो बहुत ज़्यादा ओवरव्यू कर रहे थे एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को. 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लिया दैट वाज रिगार्डिंग द इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस और उन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को ऑर्डर दिया कि उन लोगों को पेश किया जाए कोर्ट में. 2012 में एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट केस पेश आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था ओवर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और इस एक्ट को जितने भी क्रिटिक्स हैं वो जुडिशरी को भी कहते हैं क्योंकि एक जो आवाम का रिप्रेजेंटेटिव था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जुडिशरी इंटरफेरेंस के थ्रू हटा दिया गया. इसी एरा में एक कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केसेस भी देखने को मिले जैसे कि 2010 का NRO केस और उसके बाद 2017 में पनामा केस हुआ जिसमें नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई कर दिया गया. जुडिशरी एक्टिविज़म पीक पर थी और जज वर रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़, वो सरप्राइज विजिट्स पे करते थे हॉस्पिटल्स में, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर थे. एक जो अनप्रेसिडेंटेड एग्जांपल है दैट इज़ द डैम फंड्स विच वर इनिशिएटेड बाय साकिब निसार चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम के.
तो जैसे जैसे जुडिशरी एक्टिविज़म बढ़ती गई, उसी के साथ लोगों के कंसर्न्स भी बढ़ते गए। जुडिशरी ओवर रीच करने लगी और क्रिटिक्स को ये लग रहा था कि अब जुडिशरी जो है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इन सम केसेस, या कुछ डिसीजंस जो उन्होंने लिए, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर्स को डिसक्वालीफाई किया, तो दैट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और वो जुडिशरी जो है इट इज़ इंक्रोचिंग इन द एग्जीक्यूटिव एंड इन द लेजिस्लेटिव ब्रांच। तो इसीलिए उनकी और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है तो एग्जीक्यूटिव को अंडरमाइन कर रहे हैं। इसीलिए इनिशिएटिव्स लेना शुरू हो गए कि अब जुडिशरी के इस इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल को कम कैसे किया जाए, उसको लिमिटेड कैसे रखा जाए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस को पावर और अथॉरिटी कैसे दी जाए। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स the main topic, that is 26th amendment. Before I move forward, let's talk about the timings at which this amendment took place. On 20th October at 11:36 p.m. the session began and it extended till 5 o'clock a.m. So the amendment was passed at midnight on 20th of October. Now the question is that what was such urgency? इतनी जल्दी किस बात की थी कि आप आधी रात को एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और आप उस अमेंडमेंट को पास कर रहे हैं। And ironically, nobody from PMLN or PPP was absent on that day. इसके अलावा उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से इस अमेंडमेंट को पास किया, लेकिन ये नंबर्स उन्होंने कैसे अचीव किए? उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, उन्होंने लोगों को एबडक्ट किया, उन्होंने लोगों को थ्रेटन किया, उन्होंने पैसे दिए लोगों को, एंड आफ्टर दैट दे बॉट ऑल द मेंबर्स टू द नेशनल असम्बली एंड देन दे मेड देम वोट एंड नाउ दे आर प्राउडली सेइंग कि ये तो हमारा 2/3 मेजॉरिटी से एक्सेप्ट हुआ है, पास हुआ है नेशनल असम्बली से। एंड ऑन द लाइटर नोट, आवर पार्लियामेंटेरियंस आर सो रिलीजियस दैट they choose the time of tahajjud for passing this amendment. I mean, like, isn't this wow moment for us? I mean, like, it's just ironic how dedicated and committed they were to pass this amendment. So yeah, this makes it very controversial. Now, all over the world, judiciary is seen as one of the most predominant pillars of a state. It is the most important organ of a government because it dispenses justice to all others, and without justice no state can work well. But unfortunately, Pakistan is ranking lowest at the justice related matters. According to Rule of Law Index, Pakistan is ranking 129 out of 140 countries, which is worst. सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो आर्टिकल 175A में किए गए हैं। इसका जो क्लॉज 3 है दैट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस। इससे पहले सीनियरिटी बेसिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट किया जाता था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते थे। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड बी अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान with the help of special parliamentary committee. Special parliamentary committee जो है वो 3 जो senior most judges होंगे on the basis of their credibility, 3 को select करेंगे और फिर वो names जो हैं तो वो refer किए जाएंगे to prime minister, और प्राइम मिनिस्टर में से एक सेलेक्ट करके फिर उसको फॉरवर्ड करेगा टू द प्रेसिडेंट और वहाँ से वो सिग्नेचर होके आएंगे एंड ही वुड गेट अपॉइंटेड। अब जो कंपोजिशन होगी स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसमें 12 मेंबर्स होंगे, 9 फ्रॉम द नेशनल असम्बली एंड 4 फ्रॉम द सेनेट। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जिसके ज़्यादा सीट्स होंगी नेशनल असम्बली में, उसके मेंबर्स भी इस पार्लियामेंट्री कमेटी में ज़्यादा होंगे। व्हाट डज़ दैट मीन? जो रूलिंग पार्टी है तो दे वुड हैव मेजर से इन दी पार्लियामेंट्री कमेटी, and then the prime minister is also from that ruling party. So basically the ruling party is going to select the chief justice of Pakistan. And one more thing that you know, judiciary का एक ही उसके पास जो upper hand होता है that is appointment of its judges, ताकि वो एक transparent तरीके से हो सके, उसके पास वो अथॉरिटी हो ताकि उसमें किसी और की इंटरफेरेंस ना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की इंटरफेरेंस ना हो, और चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। एंड नो सेम पर्सन इन द वर्ल्ड वुड अग्री कि दिस वाज द राइट डिसीजन, बट दिस इज़ व्हाट
26th अमेंडमेंट हैज़ टेकन अवे फ्रॉम द जुडिशरी और इसलिए वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट भी इस चीज़ पर हो रहे हैं. इवन ICJ कॉल्ड इट अ ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. A political party, I mean like how can a political party appoint the Chief Justice of Pakistan? ये तो इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो अंडरमाइन हो रहा है. अभी जुडिशरी में इंटरफेरेंस होगा एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस होगा जुडिशरी का. सो ऑल द डिसीजंस वुड बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड. जो रूलिंग पार्टी होगी उसके हक में सारे डिसीजंस लिए जाएंगे. एंड दिस वॉज ऑल द डिबेट एंड द कंट्रोवर्सी अबाउट. इसीलिए जो अपोजिंग पार्टी है तो वो नहीं अग्री कर रही थी. हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, उनको भी इसी प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किया गया. अब उन दिनों में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी वो ये थी कि ये सारा प्रोसेस इसलिए हो रहा है ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, सिंस ही वाज द सीनियर मोस्ट जज और काजी फाइज ईसा के बाद उनको चीफ जस्टिस बनना था. बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट Justice Yahya Afridi became the Chief Justice of Pakistan and it was believed कि क्योंकि उनके बारे में एक नैरेटिव बन गया था that he might take decision in favor of PTI, in favor of Imran Khan, तो वो the government doesn't want this. तो this was one of the reason कि इसको इतना controversially देखा जा रहा था. इसके टाइमिंग्स जिस दौरान ये हो रहे थे दैट वाज राइट बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ काजी फाइज ईसा. तो वो यही था कि वी वांट समबडी ऑफ आर इंटरेस्ट. अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में एक और चीज़ जो ऐड की गई दैट इज़ आर्टिकल 191A, जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बने बोथ एट द फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेवल एंड दे आर प्राइमरली मेंट टू डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उन सब के साथ ये बेंचेस डील करेंगी. ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको अपॉइंट करेगा और इनके जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको प्रिसाइडिंग जज कहा. जुडिशल एक्टिविज़म को टेम करने के लिए, उसको लिमिटेड रखने के लिए एक और जो मेजर लिया गया है वो ये है कि अंडर आर्टिकल 184 प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट कुड ग्रांट दी सुमोटो. सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी थी कि वो सुमोटो ले सके अंडर आर्टिकल 184. लेकिन अब जो है तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो एक्सरसाइज और आर्टिकल 185 के अंडर जितने भी केसेस हैं उन सब के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस डील करेंगी. इसका मतलब अगर कोई जजमेंट या ऑर्डर आता है हाई कोर्ट की तरफ से अंडर आर्टिकल 199 विच डील्स विद सम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछा गया हो उसमें, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है दैट वुड बी डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस एंड नॉट द अदर कोर्ट्स जो पहले प्रीवियसली इस तरह कोई सेपरेट बेंचेस नहीं बनाई गई थी. बट नाउ जस्ट टू डील विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और इस तरह के मैटर्स को इंटरप्रेट करने के लिए एक सेपरेट बेंच बनाई गई एंड दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अंडर आर्टिकल 191. सो दिस वाज ऑल अबाउट 26th अमेंडमेंट. हमने बात की इसके जो क्लॉजेस अमेंड हुए, इसको क्यों इतना कंट्रोवर्शियली देखा जा रहा था, इस पर इतनी डिबेट क्यों हो रही थी, और उसके अलावा हमने फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके देखा दैट हाउ जुडिशरी वाज रिस्ट्रेन्ड सिंस 1947 टिल 2008. वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती थी. एग्जीक्यूटिव का हमेशा से कोई ना कोई रोल रहा है जुडिशरी के मैटर्स में. And then after 2008 we saw a very different phase of judiciary, judicial activism, judiciary populism का एक फेज़ देखा हमने जिसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरफेयर करने लग गए थे फिर एग्जीक्यूटिव के मैटर्स में and even that was quite questioning the way judiciary was performing during that phase. और अब फिर हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिससे फिर से जुडिशरी को टेम करने की कोशिश की जा रही है, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है. सो द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज़ दैट देयर इज़ नो बैलेंस बिटवीन द टू. वी आर ऑन द टू एक्सट्रीम्स. या तो हम उनको बिल्कुल ही जंजीरों से बांध देते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, या फिर हम उनको बिल्कुल खुली छूट दे देते हैं. सो द लॉ शुड बी मेड इन अ वेरी प्रोपोर्शनेट मैनर जिसमें दोनों के पास, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, उनके पास अपने पावर्स जो हैं तो वो क्लियरली डिफाइंड हो. एक जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस ना कर सके, उसके पावर्स को अंडरमाइन ना कर सके, उसके जो डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस ना कर सके, तो तभी ये मुल्क तरक्की करेगा. अदरवाइज़
the way this is going, it would do no good to anyone. So yeah, we need to adopt a very balanced approach in running the state, in the governance matters, and in separating the powers of these three departments. So this was all. I'll see you in